तो मैच डे 1 खत्म हो चुका है ग्रुप स्टेज का यूएफए यूरो 2024 में, और बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग फीलिंग्स हैं क्योंकि दो मैच थे आज। जॉर्जिया टर्की, एक ऐसा मैच जिससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी नहीं किसी को भी, जो मेरे ख्याल से मैच ऑफ द टूर्नामेंट था। अभी तक इतना एक्शन हमको उसमें देखने को मिला। और दूसरा मैच था पोर्चुगल वर्सेस चेकिया, जहां पर हमको उम्मीद थी कि पोर्चुगल और क्रिस्टियानो रोनाल्डो कुछ कमाल करेंगे, लेकिन ऑन दी अदर हैंड एक डिसअपॉइंटमेंट रहा पोर्चुगल का परफॉर्मेंस उस मैच में। जीत वो जरूर गए लेकिन मजा नहीं आया पोर्चुगल को देख के बिल्कुल भी। तो पहले बात करते हैं जॉर्जिया टर्की की। आई थिंक दिलेरी दिखी उस मैच में और बैंगर्स का टूर्नामेंट है ये। अगर हम चेकिया के गोल को भी मिला दें, जो पहला गोल मारा था चेकिया ने, तो इस टूर्नामेंट में 9 गोल्स पड़ चुके हैं जिनका एक्सजी 0.05 से भी कम रहा है, यानी कि 9 बैंगर्स पड़ चुके हैं ऑलरेडी। हर तीसरा गोल इस टूर्नामेंट में एक बैंगर पड़ रहा है। ये क्वालिटी दिख रही है हमको गोल्स की इस टूर्नामेंट में। टर्की और जॉर्जिया के मैच की बात करें तो टर्की ने बहुत ज़्यादा शानदार शुरुआत करी। फर्स्ट 25 टू 30 मिनट्स टर्की का डोमिनेशन रहा और फिर आया एक शानदार वॉली, मोल्डर का सेट पीस था। वॉली आई और बिल्कुल टॉप बिन्स मार दिए उन्होंने। मामर्दशविली, एक तो नाम इतने खतरनाक है जॉर्जिया के प्लेयर की, जवान टेढ़ी हो जा रही थी बोलने में। मामर्दशविली के पास कोई चांस नहीं था, कोशिश पूरी करी उन्होंने रोकने की, लेकिन दुनिया कोई गोलकीपर उस चांस को नहीं रोक सकता था। इतना प्योर कनेक्शन, इतना प्योर स्ट्राइक उस वॉली पे, शानदार गोल। और मुझे लगा कि अभी तक का गोल ऑफ द टूर्नामेंट है। लेकिन उसके बाद फर्स्ट हाफ के एंड में ही अगर आप देखें लास्ट के 15-20 मिनट, जॉर्जिया ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कमबैक किया और मिको टाडजे ने एक बहुत ही बेहतरीन गोल स्कोर किया। दिलेरी दिखा रही थी जॉर्जिया। मैं कहूंगा कि यहां पर दोनों ही टीमों के डिफेंसिव स्ट्रक्चर में मुझे काफी खामियां दिखी, जिसका फायदा दोनों टीम्स उठा रही थी। एक बास्केटबॉल मैच लग रहा था, एंड टू एंड जा रहा था बिल्कुल गेम। और न्यूट्रल्स के लिए आई थिंक ये बेस्ट मैच था इस टूर्नामेंट का। चांसेस बन रहे थे भर भर के दोनों टीम्स के लिए। मिको टाडजे गोल करते हैं, 1-1 से बराबरी पे जाता है मैच और सेकंड हाफ की फिर शुरुआत होती है। अगेन सेम थीम पे शुरू होता है सेकंड हाफ, जैसे फर्स्ट हाफ हुआ था। बॉल ज़्यादा कंट्रोल टर्की करती है, लेकिन बीच में कुछ कुछ दिक्कतें पैदा कर रही होती जॉर्जिया। और फिर जब हमको लगता है कि मोल्डोर के गोल से बेटर गोल नहीं हो सकता, इस टूर्नामेंट का गोल ऑफ द टूर्नामेंट हमको मिल चुका है। आर्दा गुलर हमको गलत साबित कर देते हैं और फिर से एक कर्लर मार देते हैं, शानदार शॉट। फिर से कोई मौका नहीं मामर्दशविली के पास, लेकिन उसके बावजूद भी कोई मौका नहीं छोड़ती है जॉर्जिया। पूरा जान लगाते हैं वो, जैसा मैंने कहा, ब्रेवरी दिखाते हैं, दिलेरी से खेलते हैं। 1-2 चांसेस भी मिलते हैं बाद में, लेकिन उनको कन्वर्ट नहीं कर पाते। एंड में रिजल्ट ये होता है कि जो लास्ट कॉर्नर मिलता है जॉर्जिया को, उस पे उनके गोलकीपर आगे होते हैं। एक्टर कोगलू को खाली गोल मिल जाता है। तीसरा गोल वो स्कोर कर देते हैं टर्की के लिए। आसान सी जीत आप नहीं कह सकते टर्की के लिए। अगर कोई सुबह उठे और देखे कि यार ये तो 3-1 से टर्की जीत गई, रूटीन विन होगी। जॉर्जिया का डेब्यू परफॉर्मेंस है, पहली बार क्वालिफाई किए हैं यूरो टूर्नामेंट्स में। ऐसा नहीं हो था कि बहुत मुश्किल हुई होगी टर्की को, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये गेम ऐसा था जो 2-2 भी हो सकता था लास्ट में। जो 3-1 हुआ, कुड हैव गॉन ईदर वे वाली जो हम बात करते हैं, वो थी इस मैच में। डिसअपॉइंट में हुआ क्वारात्स्केलिया के परफॉर्मेंस से। आई थिंक 1 या 2 उनके ड्रिबल सक्सेसफुल थे पूरे मैच में, एक भी टेक ऑन वो नहीं ले पाए अच्छे से। और जो उनकी खासियत है और जो उनका ट्रेट है, वो हमको बिल्कुल भी इस मैच में देखने को नहीं मिला। तो मैं उनके परफॉर्मेंस से खासा डिसअपॉइंटेड हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। बट उनके अलावा बाकी जो प्लेयर्स थे उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जैसे जो लेफ्ट विंग बैक थे जॉर्जिया के, उन्होंने बहुत अच्छा किया। मिको टाडजे की जैसे मैंने बात की, स्टैंड आउट प्लेयर थे वो मेरे। अगर ये मैच ड्रॉ करती तो डेफिनेटली मैं मैन ऑफ द मैच मिको टाडजे को देता, बट आर्दा गुलर वाज ऑन अ डिफरेंट लेवल। और जिस तरीके का उन्होंने गोल स्कोर किया, जो उनकी परफॉर्मेंस थी, काबिल तारीफ। और टर्की भी एक बहुत एक्साइटिंग टीम है इस टूर्नामेंट में, और आगे भी आप देखेंगे कि टर्की कुछ अलग ही चीजें करेगी, बिकॉज हिस्टोरिकली यूरोज में टर्की एक न्यूसेंस रही है बड़ी टीम्स के लिए, और इतना आसान नहीं होता उनको हराना। तो इस ग्रुप में बहुत दिक्कत होगी पोर्चुगल और चेकिया दोनों को जब वो टर्की से मुकाबला करेंगे। टॉकिंग अबाउट पोर्चुगल एंड चेकिया, आई थिंक कि इंग्लैंड वाली अगर हम परफॉर्मेंस ले जो सर्बिया के अगेंस्ट उनकी थी, उससे थोड़ा सा ही बेटर खेली थी पोर्चुगल। ज़्यादा फर्क मुझे दिखा नहीं, किसी भी तरीके का कोई फ्लूइडिटी नहीं थी सिस्टम में,
कोई भी तरीके की आप कह सकते हैं कि इंस्ट्रक्शंस नहीं थी मैनेजर की तरफ से। मिस प्रोफाइलिंग लग रही थी पूरे टाइम प्लेयर्स को उनकी सही जगह पे नहीं खिलाया जा रहा था, ऐसा लग रहा था। 3 एट द बैक सिस्टम खिला रहे हैं, इतने ज़्यादा आपके पास अटैकर्स हैं, इतने क्वालिटी प्लेयर्स हैं, तब भी आप इतना कंजर्वेटिव क्यों हो रहे हैं रॉबर्टो मार्टिनेज, मुझे समझ नहीं आ रहा। एक प्रॉपर आपने डीएम नहीं खिलाया, उसका नतीजा ये निकलता है कि विटीनिया को मिडफील्ड में सारी मेहनत करनी पड़ रही थी। जाओ कंसेलो का रोल समझ नहीं आया, इन्वर्ट कर रहे थे वो विंग बैक पोजीशन से मिडफील्ड में, बट उनका परफॉर्मेंस बिल्कुल भी समझ नहीं आया मुझे, किस तरीके से उनको यूज कर रहे थे रॉबर्टो मार्टिनेज। सेम विद बर्नार्डो सिल्वा, बहुत ही पैसिव परफॉर्मेंस, उनको पीछे आना था कि आगे जाना था, टाइम नहीं कर पा रहा था ये अटैक कुछ भी, अपना रन्स कब थ्रू बॉल निकालनी है, कब क्रॉस करना है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अकेले कुछ कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो अकेला बंदा भी कितना ही कर लेगा। एक शॉट उन्होंने मारा, एक बैक हील विटिनिया को निकाल के दी, बट वो इंडिविजुअल क्वालिटी थी जिसकी वजह से वो मोमेंट्स प्रोड्यूस हुए, लेकिन कोई भी क्लियर कट इंस्ट्रक्शन या टैक्टिकल प्लान विजिबल नहीं था पोर्चुगल का। 408 पासिस किए पोर्चुगल ने फर्स्ट हाफ में, 75% पोजेशन, और एक भी क्लियर कट चांस नहीं था। राफेल लियाओ के पास बॉल आ रही थी, अटैक किल हो जा रहा था, उनको समझ नहीं आ रहा था कि कब मुझे अपने मैन को टेक ऑन करना है, कब मुझे बॉल अंडर डालनी है, कब कट बैक करना है। मिसकम्युनिकेशन लग रहा था पूरी फ्रंट लाइन के साथ, इंटरचेंजेबली खेलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। चेक रिपब्लिक अलाउ कर रही थी कि पोर्चुगल आप आइए, आप अटैक्स लीजिए, आप टचेस लीजिए हमारे बॉक्स में, कुछ फर्क नहीं पड़ता। शेप बहुत उनका अच्छा था डिफेंसिवली, बट उन्होंने भी कुछ नहीं किया। उनका सिंपल प्लान था कि जो भी बॉल आएगी अंदर हमको उसको क्लियर करना है, डिफेंड करना है, और ऐसा लग रहा था कि 0-0 ड्रॉ के लिए ही जा रही है चेकिया। सेकंड हाफ में चेकिया एक बैंगर मार देती है फिर से, जो थीम रहा है इस टूर्नामेंट का, और फिर आप कह सकते हैं कि एक स्विच फ्लिप होता है पोर्चुगल का। थोड़ा अर्जेंसी हमको देखने को मिलती है जो उससे पहले नहीं थी। ओन गोल होता है, थोड़ा लकी रहता है वहाँ पे, नूनो मेंडेस हेडर मारते हैं अंदर, ओन गोल हो जाता है और वहाँ पर वापसी हो जाती है पुर्तगाल की वापस मैच में। मैच एंड में जाके चेंज होता है, जब हम सब कह रहे थे कि जोटा को आप लेके आइए, पेड्रो नेटो को आप लेके आइए, लेकिन फिर भी एक चीज जो समझ नहीं आई कि डैलो को हटा के इनासियो लेके आ गए। सिस्टम सेम, 3 सेंटर बैक फिर भी रहे फील्ड पे, लेकिन पेड्रो नेटो आते हैं। वही इंडिविजुअल ब्रिलियंस की जो हम बात कर रहे हैं पोर्चुगल में इतनी ज्यादा है कि कुछ ना कुछ हो जाता है। पेड्रो नेटो वहां पे इंडिविजुअल ब्रिलियंस दिखाते हैं, गलती होती है चेकिया के डिफेंडर से, और फ्रांसिस्को कॉन्सिसाओ गोल कर देते हैं और जीत दिला देते हैं। एक क्लच मोमेंट होता है उनके लिए, लास्ट मिनट में वो गोल स्कोर करते हैं पोर्चुगल के लिए। लेकिन ठीक है, 3 पॉइंट आ गए, बट क्या हम बहुत ज़्यादा खुश हैं इस पोर्चुगल की परफॉर्मेंस से? आई डोंट थिंक सो। बहुत ज़्यादा रिलायंस ब्रूनो और विटीनिया पे थी मिडफील्ड में। अगेन शेप किसी भी तरीके से मुझे अच्छा नहीं लगा पोर्चुगल का, और कोई भी एक डिसेंट टीम जिसके पास ऐसे हों प्लेयर्स जो आपको ब्रेक पे हर्ट कर सकते हैं क्वालिटी और पेस के साथ, पोर्चुगल स्ट्रगल करेगी। मुझे लगता है कि पोर्चुगल को टर्की और जॉर्जिया के अगेंस्ट, दोनों के अगेंस्ट बेटर गेम खेलना पड़ेगा, और थोड़ी सी ब्रेवरी दिखाएं रॉबर्टो मार्टिनेज, पालिनिया खिलाएं, ब्रूनो और बर्नार्डो को प्रॉपर रोल्स दें, जोटा को खिलाएं, पेड्रो नेटो को चांस दें। लेकिन इस तरीके से अगर रहेगा सेटअप पोर्चुगल का तो मुझे नहीं समझ आ रहा। मुझे जो भी हैं चैट में, प्लीज़ आप मुझे बर्नार्डो सिल्वा का रोल समझाइए कि क्या था। मुझे नहीं समझ आया कि उन्होंने पिच पे क्या किया, और ना ही मुझे राफेल लियाओ का परफॉर्मेंस समझ आया। जाओ कंसेलो को खिलाने का भी मतलब समझ नहीं आया मिडफील्ड में जो इन्वर्ट कर रहे थे। तो इतना अच्छा टैलेंट होने के बाद भी बैक 3 क्यों जा रहे हैं समझ नहीं आ रहा। वही गैरेथ साउथगेट और इंग्लैंड वाला केस है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। आपकी क्या राय है? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपको क्या लगता है पोर्चुगल का परफॉर्मेंस कैसा रहा? और मैच डे 1 के बाद आपकी फेवरेट टीम्स कौन सी रही? कौन सी वो टीम्स थी जिन्होंने आपको इंप्रेस किया, वो भी मुझे बताइएगा। मेरे हिसाब से जर्मनी, स्पेन, रोमेनिया, इवन स्लोवाकिया का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। ये 3-4 परफॉर्मेंसेस मुझे बहुत अच्छी लगी, और टर्की जॉर्जिया तो गेम ऑफ द टूर्नामेंट था ही सो फार। तो देखते हैं क्या होता है। आज तीनों मैचेस का हम वॉच अलॉन्ग करेंगे, तो 6 बजे हमारे साथ जुड़ जाइएगा जीरो बॉल नॉलेज में। थैंक यू सो मच अभी तक आपने जो भी सपोर्ट दिया है। मिलते हैं शाम को 6 बजे। टिल देन टेक केयर एंड पीस।